हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी की 4th यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट को यानी कि जलवायु, जो कि हमारा चैप्टर है 7 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। यानी कि हम अपने वायुमंडल को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रति 1 सेकंड लेते रहते हैं। यानी कि पानी और खाना तो फिर भी कम हो जाता है, लेकिन सांस तो हम प्रति 1 सेकंड लेते ही रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जितने भी जीव हैं, पक्षी हों, जानवर हों, जो भी हो, कीड़े मकोड़े, सबके लिए जो वायु है वो अति आवश्यक होती है। मनुष्य जैसे कुछ जीवन बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। अगर हम 5 मिनट भी अपनी सांस ले, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट में हमारा काम तमाम हो जाता है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। एक कंबल की भांति हमारी जो पृथ्वी है उस पर लिपटा हुआ है पूरा वायुमंडल। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के लिए जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए जीवन के लिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य CO2 लेते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। ना तो वायु का कोई रंग होता है, ना ही इसकी कोई गंध होती है, यानी कि सूंघने पर कैसी भी महसूस नहीं हो सकती है। लेकिन हम इसको यदि पवन की फॉर्म में देखें, जब ये चलती है तो पवन की तरह हम इसको महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल के संगठन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना हुआ है। वायुमंडल में क्या क्या मिलता है? हमें अलग तरह की गैसें मिलती हैं। CO2 है, O2 है, N2 है, जो नाइट्रोजन वगैरह होती है, ये सब मिलते हैं। जलवाष्प यानी कि जो जल होते हैं, इसके कण जो होते हैं जलवाष्प, वो हमें मिलते हैं। धूल के कण हमें इसमें मिलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं वायुमंडल में तो ऑक्सीजन ऊपर नहीं मिलती है, केवल नीचे नीचे वाली जो संरचना है वायुमंडल की, केवल उसी में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। यानी कि हम जितने ऊपर जाते जाएंगे उतना ही एक घटता चला जाता है। गैस कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। पारदर्शी यानी कि आर पार आने जाने वाली, अपारदर्शी यानी कि आर पार नहीं आ जा सकती। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। सौर विकिरण क्या होता है? जब हमारा सूर्य निकलता है तो पृथ्वी पर इसकी किरणें आती हैं। फिर जब सूर्य छिप जाता है तो जो हमारी पृथ्वी है वो ऊष्मा निकालती है, यानी कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी हैं, जो इसके अंदर आ गई हैं, अब वो वापस से ऊष्मा को निकालेगी। तो इसको हम कहते हैं सौर विकिरण। जब ये वापस जाएगा तो CO2 इसमें बड़ा रोल निभाता है। तो ये जो गैस होती है CO2 वाली, वो इसको जाने नहीं देती, कुछ को अपने अंदर सोख लेती है, कुछ को वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती है और कुछ को निकलने देती है। तो इस तरह से बटा होता है। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है इसके कारण। अगर CO2 ना हो तो उससे भी खतरा है। CO2 अगर नहीं होगी तो पृथ्वी से जो सौर विकिरण निकल रहा है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा और पृथ्वी रात में एकदम ऐसी हो जाएगी बर्फ, यानी कि दिन में गर्म और रात में ठंडी, बर्फ का गोला। दूसरी, गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। CO2 का ना होना भी खतरनाक है। CO2 की मात्रा का बड़ा होना, अधिक होना भी खतरनाक होता है। एक मतलब एक ज़रूरी पॉइंट है इसका, वो होना चाहिए। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है।
जो हमें दूसरा घटक दिखाई देता है ओजोन। ओजोन परत बहुत ज़रूरी होती है। जो ओजोन लेयर होती है, ये जो हमारी सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स, उनको नहीं आने देती है पृथ्वी पर, जिससे हमें दिखाई देता है कि जो स्किन कैंसर है वो होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसको क्षति पहुंचाती है, जैसे कि CFC जो गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी AC में, फ्रिज में, इन सब में यूज़ होती है CFC, तो उससे इस ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। और अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में इसमें हॉल भी हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। जलवाष्प, तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। जो जलवाष्प होते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जो विषुवत वृत्त होते हैं, उनसे ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म ना ही अधिक ठंडा होने देती है। यानी कि अपने अंदर ही जो है, जो सूर्य की विकिरण होती है अपने अंदर समेट लेती है, ना तो पृथ्वी को ज़्यादा गर्म होने देती है ताकि ज़्यादा सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ जाए, और बिल्कुल विकिरण जो है वो पृथ्वी से गायब हो जाए, जिससे कि पृथ्वी जो है बिल्कुल ठंडी हो जाए। तो मीडियम में रखती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। धूलकण, तो वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। जो हमें धूलकण अत्यधिक मात्रा में दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं उपोष्ण वाले क्षेत्र में, जो उष्ण के ऊपर वाला क्षेत्र होता है, शीतोष्ण जो उपोष्ण के ऊपर वाला क्षेत्र होता है, उन प्रदेशों में अधिकतम दिखाई देता है। जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। यानी कि यही जो धूल के कण होते हैं, इनको जब ये संग्रहित हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जलवाष्प संग्रहित होकर के मेघों का निर्माण करते हैं, यानी कि बादल बनाते हैं। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। वायुमंडल में हमें अलग अलग प्रकार की परतें दिखाई देती है, इनमें जिसमें हम देखते हैं कि 5 परतें हमें मोस्टली दिखती है। तो पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। जितने ऊपर हम जाते हैं उतना ही वायुमंडल का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल तथा बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से 5 परतों में इसको बांटा जाता है। जो कि पृथ्वी की सबसे पास वाली सतह होती है वो होती है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायु का सबसे नीचे का स्तर है। मान लीजिए जो ये पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा वायुमंडल है, सबसे ऊपर वाली जो परत दिखेगी वो होगी हमारी क्षोभमंडल। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जो हमारी ध्रुव है, ध्रुवों पर केवल ये 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। जितनी भी हमें मौसमी घटनाएं होती हुई नजर आती हैं, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, बारिश का होना, जो भी होता है वो सब इसी वाली परत में होता है, यानी कि क्षोभमंडल इस सब के लिए जिम्मेदार होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से घटता जाता है। अगर हम 165 की ऊंचाई तक जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान घटता है और ऊंचाई पर जाने पर लगातार ये घटता ही चला जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपर पड़ता है समताप मंडल, और जो इन दोनों को सीमा अलग करती है उसको कहते हैं क्षोभ सीमा। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का
एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों और अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को जो मध्यमंडल होता है, इसकी ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी संरचना दिखाई गई है, तापमान सेल्सियस में वायुमंडल की संरचना दिखाई गई है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल, फिर ये रही क्षोभ सीमा, ये होता है क्षोभ मंडल, यहाँ पर क्षोभ सीमा ये 10 में, तो यहाँ से फिर हमारा समताप मंडल शुरू हो जाता है, ये समताप मंडल, और फिर ये समताप सीमा, फिर मध्य मंडल, मध्य सीमा, बाह्य वायुमंडल, और ये बरहीमंडल। बरहीमंडल का अंत कहाँ है ये नहीं पता, ये भी जो है मतलब चल ही रहा है, इसका अंत की नहीं पता कहाँ पर इसकी बाह्य सीमा मिल रही है। आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा आयनमंडल है, आयनमंडल जो है वो मध्यमंडल के ऊपर होता है। तो इसमें आयनमंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं जो आवेशित कण होते हैं, और इनके कारण बताया जाता है कि जो हमारे फोन्स वगैरह होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह, ये सब इसी की वजह से चलते हैं। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस सेंसर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी सेंसर जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बरहीमंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा सेंसर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस पर अभी भी स्टडी साइंटिस्ट की चल रही है। इस संस्थान में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व तो ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो वायुमंडल में हमें दिखाई देते हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी हम चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।